Good morning, everyone. I am a professor of economics in the University of Engineering and Management, Kolkata, in the Department of Business Administration. मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ। आप लोगों को जो कि आप लोग क्लास 10th और 12th के बच्चे हो, आप लोगों को बोलने के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप लोग आफ्टर क्लास 10th और 12th आप लोग क्या करोगे। मैं आज बोलूँगी आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स एज अ करियर ऑप्शन आप लोग कैसे चूज़ करोगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर वक्त आपके साथ जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी जो कि अर्थनीति है, और ये सब्जेक्ट आपको ये इकोनॉमी को जो कि हम लोग सब जानते हैं कि ये कोविड-19 सिचुएशन के बाद ये कितना गिर गया है, तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको सबसे पहले जो जानना पड़ेगा वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या इकोनॉमिक्स के बारे में जानोगे, क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कौन से कॉलेज में पढ़ोगे, कितना पैसा लगता है पढ़ने में, और ये सब करने के बाद आप इकोनॉमिक्स को एज अ करियर ऑप्शन कैसे चूज़ करोगे, चुनोगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। इसी के बारे में, इसी के विषय में आज मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स की। मैंने ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स किया, मास्टर्स में भी किया। तो हमारे समय थोड़ी सी चेंज थी कि हम लोग के समय ये इतना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑल दीज थिंग्स ये जो है ये हमारे समय में इतना नहीं था, लेकिन आपके समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसीलिए उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप पढ़ाई ठीक से करते हो, 10th का पढ़ाई ठीक से करते हो, 12th का पढ़ाई ठीक से करते हो और अच्छे परसेंटेज से पास हो जाते हो, तो बहुत सारे समय में ऐसा होता है, बहुत सारे जगह में बहुत कोई बच्चे ऐसे करते हैं कि वो कभी कभी इंजीनियरिंग भी चूज़ करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ठीक है, वो अलग स्ट्रीम ऑफ स्टडी है, उसके लिए आपको साइंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए एक चीज़ है सिर्फ जो कि साइंस के साथ कॉमन है, वो है कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैथ्स थोड़ा ज़रूरी है। आप लोगों की मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद जाके और भी एक सब्जेक्ट है जो कि पार्टली आप लोग 12th में पढ़ सकते हो। 12th में अगर कोई किसी ने कॉमर्स लिया या किसी ने अगर आर्ट्स भी लिया, तो वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि इकोनॉमिक्स के साथ बहुत अच्छा मेल उसका बनता है। और मैथ्स, स्टैट एंड इको का जो कॉम्बिनेशन है आज की दुनिया में, ये बहुत अच्छा और बहुत लाभदायक एक कॉम्बिनेशन है जो कि जिसको पढ़ के और जिसको लेके आप बहुत आगे जा सकते हो। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्पणी, कुछ सजेशंस मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। अभी आप लोग बहुत छोटे हो, तो आप लोगों के लिए सारा कुछ समझना शायद ही पॉसिबल है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जितना हो सके आप लोगों को मैं उतना समझाऊँ। थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग आज मेरा ये लाइव वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, और थोड़ा थोड़ा अब अगर आप कोशिश भी करोगे तो आप लोगों को ये समझ जाओगे कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन है। और हमें इंडिया में, भारत में हमें अच्छे इकोनॉमिस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इतना भी ज़रूरत है इसलिए क्योंकि ताकि लोग हमें कुछ भी करके बुद्धू ना बना पाए। बहुत सारी चीज़ है, बेसिक्स है इकोनॉमिक्स का, जैसे है कि जीडीपी एक टर्म है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स को बेसिकली हम लोग दो भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। दो भाग है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
ये एक है। सेकेंडली, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक एक लोगों को, एक एक व्यक्ति को देख देख के पढ़ते हैं, मतलब उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका इनकम कितना है, उनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, उनका सेविंग्स कितना है, ये सब थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। उनके साथ जैसे घर का और फैमिली का जो आय है, जो इनकम है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या वो चाहने से ही सब कुछ खरीद सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों की चाहत बहुत ज़्यादा है, डिमांड जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग के पास उतना पैसा नहीं रहता है कि हम सब कुछ पूरा करें, सारे डिमांड्स को पूरा करें। ये हम लोग के पास पैसा नहीं होता है। तो चूँकि ये नहीं होता है, इसीलिए शायद इकोनॉमिक्स का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एज अ सब्जेक्ट और एज अ करियर ऑप्शन। मैं जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ मेरे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता, उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हूँ। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ मैनेजमेंट के बच्चों को। मैनेजमेंट के बच्चे भी बहुत ज़्यादा, उनको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। थोड़ा सब कुछ समझने के लिए, मार्केटिंग भी समझने के लिए उनको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा फिनांस भी समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग इतना समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज़ अ मदर सब्जेक्ट। आप लोग इकोनॉमिक्स को लेके अगर आगे जाते हो और आगे जाना चाहते हो तो मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपके आसपास को अगर आप ठीक से देखोगे, अगर आप थोड़ा सा समझते हो कि तो आपके पापा कमा के लाते हैं या किसी किसी के मम्मी भी कमा के लाती है, तो वो जो पैसा जो एक साथ होता है उसको कैसे खर्च करते हैं और कैसे खर्च किया जाता है, कैसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सामान है, जो चीज़ है जो कि हम लोगों को लगता है, उसके लिए जो खर्च किया जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जैसे है खाना, उसके बाद ज़रूरी है कपड़े, उसके बाद ज़रूरी है मकान में रहना, उसके बाद ज़रूरी है पढ़ाई जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब में जो खर्चा होता है या खर्चा किया जाता है, ये सारी चीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है। और जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे सेंट स्टीफेंस है, दिल्ली में सेंट स्टीफेंस है, जैसे कोलकाता में है सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज है, जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज है। तो ये सब अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ पे, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो इन जनरल क्या होता है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत डिपेंड करता है, उतना नहीं होता है। डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, कैसे कॉलेजेस चाहते हैं उसके ऊपर। जैसे कोलकाता में है आपका प्रेसिडेंसी में जैसे एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, लेकिन उससे घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। वो सारे चीज़ हो जाते हैं अगर आप क्लास 10th और 12th का मार्क्स ज़्यादा लाते हो, और स्पेसिफिकली 12th में अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छी तरह मन लगा के आप करते हो पढ़ाई, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंडेटरी है, आवश्यक है इकोनॉमिक्स लेने के लिए, वो ये है कि आपको मैथ्स लेके चलना पड़ेगा। मैथ्स को आप छोड़ नहीं सकते। स्टैटिस्टिक्स टू सम एक्सटेंट अगर आप पढ़ते हो 12th में, एक सब्जेक्ट करके आप लेके चलते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो एडिशनली अच्छा है। स्टैटिस्टिक्स अगर लेके आप चलते हो तो सिर्फ मैथ्स से भी चलेगा। आपका क्या होता है इकोनॉमिक्स में, इनिशियली क्या होता है, हम लोग के पास पढ़ने के लिए उतना मैथ्स का ज़रूरत नहीं होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लेकिन थोड़ा सा आगे अगर आप जाओगे तो सेकेंड ईयर के एंड से मैथ्स का होना, स्पेसिफिकली कैलकुलस बोल के एक चीज़ है जो कि आप लोग पढ़ोगे, अगर मैथ्स लोगे तो 11th 12th में आप लोग पढ़ोगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कॉलेजेस ये तो जाहिर है, अगर आप रिज़ल्ट अच्छा करोगे और आप इकोनॉमिक्स लेके पढ़ना चाहते हो, आपका उस तरफ झोंक है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई ठीक से कंसिस्टेंटली
हमेशा सीरियसली पढ़ना ये थोड़ा सा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा भी नहीं। इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है जो कि आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन मिल सकता है, और कॉलेज का फ़ीस, यूनिवर्सिटी का फ़ीस जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स देती है, प्रदान करती है, उसका तो हर दिन एक्चुअली वो चेंज होता है। तो वो चेंज होता है इसीलिए आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगी कि आप लोग थोड़ा सा कॉलेज का जो वेबसाइट्स है उसमें थोड़ा सा आप लोग विज़िट करें। और मोर और लेस जो होता है कि इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर फीस वो तो 3 साल का पढ़ने के लिए होता है। इकोनॉमिक्स 3 साल के लिए होता है, 3 साल पढ़ाई जाती है ऑनर्स जो है इकोनॉमिक्स में। तो उसके बाद 2 साल आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हो। और आप अगर आपको लगता है कि आप चेंज भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स का बेस है, आप मास्टर्स पढ़ने के बाद भी, एमए पढ़ने के बाद भी, कभी कभी कोई यूनिवर्सिटी में वो एमए होता है, कोई यूनिवर्सिटी में वो एमएससी होता है। जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एमएससी है, लंदन स्कूल में भी एमएससी है। तो ये सब जगह में आपका एमएससी दिया जाता है। ज़्यादा अंतर नहीं है, सब्जेक्ट सेम रहता है, पढ़ाने का तरीका, ढंग वो भी सेम रहता है। सिर्फ डिग्री में कि कोई इकोनॉमिक्स को साइंस मानता है तो इसके लिए इकोनॉमिक्स को साइंस सब्जेक्ट बोल के दिया जाता है। और जो बहुत सारा है कि आपका कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा है कि कुछ जगहों में ऐसा है कि वो साइंस सब्जेक्ट करके नहीं, आर्ट सब्जेक्ट करके दिया जाता है। उससे अंतर कुछ नहीं होता है। हम लोग ने पढ़ा है तो हम लोग एक्चुअली उसको बेसिकली आर्ट सब्जेक्ट में ही पढ़ा है, लेकिन विथ मैथ्स का कंपलसरी रहता है, मैथ्स कंपलसरी होता है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप लोग इकोनॉमिक्स को करियर ऑप्शन करके आप अगर लेते हो तो फ्यूचर में जाके आप प्रोफेसर होना ये आप टेकअप कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करके आप बहुत जगह पे आपको एनालिस्ट का काम मिलेगा, डेटा एनालिस्ट का काम मिलेगा। अच्छे कंपनीज़ में वो लोग चूज़ करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आजकल थोड़ा सा चेंजेस आया है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं, जो कि सीखते हैं, जो कि उसको अप्लाई करते हैं। इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं उनके लिए वो इजी इसलिए होता है क्योंकि उनका जो इकोनॉमी या अर्थनीति, मतलब जो आर्थिक अवस्था होती है देश की, उसको समझने में बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा आसान होता है वो समझना। देश का अर्थनीति को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इंटरप्रिटेशन आप कैसे देखते हो, अगर आपका से जीडीपी ग्रोथ रेट 5.6% है या 7.8% है, उससे अर्थनीति के ऊपर क्या प्रभाव है, ये सब जो है, ये सब सिर्फ इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं वही सबसे ज़्यादा कर पाते हैं। बहुत कोई लोग बाद में भी इकोनॉमिक्स को टेकअप करते हैं, लेकिन जैसे रेगुलर स्टडीज़ के जैसे ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ऐसे तो जो लोग ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ते, वो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स नहीं टेकअप कर सकते। और अगर टेकअप कर भी सकते हैं तो भी उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका समझना इकोनॉमिक्स को उतना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा उस जगह प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक्स में इसलिए ऑलवेज, जबकि मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ी हूँ, जब से मेरा ज्ञान आया है, मतलब 12th पास करने के बाद से, तब से मैं इकोनॉमिक्स को लेके ही चर्चा करती हूँ। इससे मेरे को बहुत जगह आसानी भी होती है, बहुत कुछ समझने में। आप लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस बोल के, IES, जैसे IAS होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वैसे IES बोल के होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत कम सीट होता है, लेकिन जो कि बहुत अच्छा नौकरी के हिसाब से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो बहुत अच्छा जॉब प्रोविज़न है। इकोनॉमिक्स में अब आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हो
उसके बाद आप बहुत सारा चीज़ आप टेकअप कर सकते हो। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप चाहते हो तो आपका परसेंटेज अगर 55 से अबव है या 60 से अबव है तो आप उसके बाद कुछ भी सब्जेक्ट, कुछ भी, आप कंप्यूटर साइंस भी लेके पढ़ सकते हो। मेरी एक दोस्त ने भी ऐसा किया है कि वो स्विच कर ली कंप्यूटर साइंस में, लेकिन उसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीआईटी मेश्रा में, तो उसका शिफ्टिंग हो गया कंप्यूटर साइंस में और वो परस्यू किया। कोई अगर चाहता है कि कॉमर्स पढ़े तो वो कॉमर्स एमकॉम कर सकता है। कोई भी सब्जेक्ट, शायद साइंस सब्जेक्ट को छोड़ के आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, अगर उसका अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो आप बहुत सारा चीज़ टेक ओवर कर सकते हो मास्टर्स में। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि अभी हाल ही में आया है, उसका अनाउंसमेंट हुआ है ये पैंडमिक सिचुएशन में, वो ये है कि आपका ये जो गेट एग्ज़ामिनेशन है, गेट एग्ज़ामिनेशन में आपका पहले सिर्फ इंजीनियरिंग या साइंस वाले जो स्टूडेंट्स थे वो लोग सिर्फ उसको दे सकते थे वो एग्ज़ाम, लेकिन अभी वो इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, तो ये सारे लोग भी अभी गेट एग्ज़ामिनेशन में ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस बोल के एक होता है आपका डिपार्टमेंट, या एक होता है स्ट्रीम ऑफ स्टडी, माने स्ट्रीम कोई भी जगह पे जैसे IITs में होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल के है IITs, आप लोग पहले शायद सुने होंगे। तो वो उसके अंडर में जैसे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उस हिसाब से उस स्ट्रीम के अंदर में आप लोग इकोनॉमिक्स में गेट में भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेके आप लोग गेट एग्ज़ाम दे सकते हो। तो उसका सोशल साइंस में उसका मार्किंग होगा, सोशल साइंस में उसको लिया जाएगा, लेकिन गेट में भी आज अभी इकोनॉमिक्स एक्सेप्टेबल है। सो इकोनॉमिक्स अभी सारे जगह पे एक्सेप्टेबल है, लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आ रही है इकोनॉमिक्स कितना इम्पोर्टेंट है ये कोविड-19 का सिचुएशन के बाद से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुआ है, जैसे एक तो है हेल्थ, हम लोगों की शरीर, हम लोग का ये जो बीमार पड़ना और ये सब चीज़ है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, और उसके बाद ही जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है वो है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जो कि सबको, मुझे लगता है सबको उसका एक प्रिलिमिनरी ज्ञान होना चाहिए। जबकि आप लोगों को मैं और एक चीज़ बता दूँ, शायद आप लोगों को वो पता चलेगा जब आप लोग क्लास 12 के बाद, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं लिया, तो कि आप लोग अगर इंजीनियरिंग में भी जाते हो, आपका स्ट्रीम ऑफ स्टडी अगर इंजीनियरिंग भी है, तो भी आपके पास, आप देखोगे कि तो भी आप को इकोनॉमिक्स एक पेपर पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स इज़ अ मस्ट, कोई भी स्ट्रीम आप पढ़ो, लेकिन इकोनॉमिक्स इज़ अ मस्ट, क्योंकि इकोनॉमी को समझने के लिए, सब कुछ के लिए आपको इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ टफ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स के लिए एक्चुअली थोड़ा सा ना आपका एक वो ओरिएंटेशन रहता है, तो वो ओरिएंटेशन आपको चाहिए। बहुत सारा चीज़ आपको, आपके पास शायद आंखों के सामने नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अज़म्पशन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके पास अज़म्पशन होना चाहिए कि ये अच्छा अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसा आपको बोलती हूँ कि अगर मेरे को आज देखने में फिनांस मिनिस्टर जो है हम लोगों की, तो उनके जैसा अगर मैं देखने को हूँ, मतलब निर्मला सीतारमन आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बोल रही हूँ, तो अगर मेरा चेहरा निर्मला सीतारमन जैसा हो, तो इस टाइप का कुछ चीज़ आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एज़म्पशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हो सकता है हम लोग जैसे मैथ्स में जैसे हम लोग पकड़ते हैं कि लेट y बी दिस, लेट y x इक्वल टू दिस, ऐसे हम लोग करते हैं जब हम अलजेब्रा करते हैं, तो उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा एज़म्पशन होना चाहिए। हाँ, नेट एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में मैंने भी नेट क्वालिफाई किया है बहुत पहले। उस समय भी थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट था, लेकिन बाकी चीज़ सारे मोटा मोटी सेम ही था, सेम ही है। टफ उस समय भी बहुत था, इस समय भी बहुत, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आप लोगों के पास एक सुविधा है, आप लोग के पास इंटरनेट है, आप लोग के पास आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं ऑनलाइन, जो कि हमारे समय में नहीं था।
हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि हम लोग का सब कुछ ऑफलाइन होता था, हम लोग का सब कुछ लिख के किया जाता था। ऐसे जो मोबाइल फ़ोन में पढ़ना, लैपटॉप के ज़रिए पढ़ना, ये सब हमारे समय में नहीं था। इट वॉज नॉट देयर, और ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ा था, लाइब्रेरी में जाके बैठ के 10 साल का क्वेश्चन, जो कि बहुत सीरियस सिक्योरिटी एक इशू थी कि नेट का क्वेश्चंस बाहर नहीं आता है, क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, लेवल एग्ज़ाम है। बहुत कम लोग नीट में पास करते थे उस समय, अभी भी कम करते हैं। जैसे सीए में चार्टर्ड अकाउंटेंट वो उसमें जो बहुत कम लोग पास करते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक्स में नेट भी वैसा ही है, बहुत कम लोग पास करते हैं, 0.2%, 0.3% ऐसे लोग पास करते थे। तो नेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नेट करने के लिए थोड़ा सा आपको सबसे पहले जो चाहिए, इकोनॉमिक्स को छोड़ के, वो आपको चाहिए कि आपको जनरल नॉलेज कितना आता है, इंडियन इकोनॉमी या इंडिया एज अ होल, भारत के बारे में आपको कितना पता है। आप लोगों की जनरल नॉलेज भी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए इकोनॉमिक्स लेके पढ़ने के लिए। तो इकोनॉमिक्स में उसके बाद आप लोग आगे जा सकते हो इकोनॉमिक्स को लेके। अगर आप चाहते हो कि आप भी मेरे तरह प्रोफेसर होंगे तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। तो आप पीएचडी कर सकते हो कुछ अच्छे कोई इंस्टीट्यूट में। वो पीएचडी आप कर सकते हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है, बहुत ही अच्छा एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, CSP जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा है। और भी एक डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा है, लेकिन CSP बहुत ज़्यादा जाना जाता है। वहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स हैं, दे आर वेरी गुड। जैसे जयती घोष है वहाँ पे, जैसे शुजा चक्रवर्ती है। तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो कि बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। CP सुब्रमण्यम वो भी है। तो लॉट ऑफ पीपल आर देयर, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ सकता है अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हो। BA इन इकोनॉमिक्स और BSc इन इकोनॉमिक्स में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है डिग्री का। कुछ लोग मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, इसीलिए BA डिग्री दिया जाता है, आर्ट्स के अंदर में उसको रखा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, इज़ अ प्योर साइंस, क्योंकि वो मैथ्स लेके पढ़ाया जाता है और साथ में स्टैटिस्टिक्स होता है, तो इसीलिए उसको PSc डिग्री दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता में, अब मैं आपको बोलूँगी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में BA डिग्री दिया जाता है, कैलकटा यूनिवर्सिटी में BSc डिग्री दिया जाता है, कल्याणी यूनिवर्सिटी में BA डिग्री दिया जाता है। दिल्ली में भी बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि BA डिग्री, जैसे इकोनॉमिक्स JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मैं बता रही थी, वहाँ पे भी BA डिग्री दिया जाता है, MA और BA डिग्री। डिग्री क्या है, BA है, BSc है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द वे ऑफ टीचिंग, जैसे पढ़ाया जाता है, जो लोग पढ़ाते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट और क्या क्या टॉपिक लेके पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स में सारे जगह पे पढ़ाने का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हाँ, अगर आपके जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं उनका अगर नॉलेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह वो आपको समझा पाएंगे, छोटा छोटा एग्जाम्पल्स दे के आपको समझा पाएंगे। तो वो आपके लिए, आप लोग बहुत छोटे हो तो वो आपके लिए, जब तक आप लोग फर्स्ट ईयर में जाओगे तब तक थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी। तब तक मुझे लगता है कि अगर आपका प्रोफेसर बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी होगी। हाँ, इकोनॉमिक्स में एक चीज़ है कि आपको थोड़ा अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपको हर दिन जैसे क्या हो रहा है, GDP क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति जिसको बोला जाता है, ये सब क्या है, डिमांड बढ़ रहा है, घट रहा है, सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ थोड़ी सी आपको जानना पड़ेगा। आपके देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, क्या कंपैरिजन है आपके देश के साथ फॉरेन कंट्रीज़ का। फॉरेन कंट्रीज़ क्यों इतने एडवांस्ड है, जो कि हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में एक इंडियन इकोनॉमी बोल के एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, सब पार्ट है।
एक पेपर होता है इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉरेन कंट्रीज़ को हम लोग जनरली, जो कि अमेरिकन कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका है, जैसे एशियन में कंट्रीज़ में सिर्फ जापान है, टू सम एक्सटेंट अभी चाइना भी उसी तरफ जा रहा था, लेकिन चाइना ने बहुत क्या बोले ख़राब काम किया इस बार ये पैंडेमिक सिचुएशन में। तो चाइना, हम लोग ज़्यादा अभी चाइना के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। जापान जैसे है जो कि बहुत ही उम्दा काम करती है और बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ एक देश है, जो कि बहुत उसका रिसर्च में भी बहुत सारा उन लोगों का वो है। तो ये सारे लोग इतना एडवांस्ड है जिनको हम लोग डेवलप्ड कंट्री के नाम से जानते हैं, और इंडिया को, श्रीलंका को, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज़ है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, ये सारे कंट्रीज़ को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब यहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग डिमांड क्रिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कम है, तो यहाँ पे नौकरी नहीं है, यहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है गरीबी। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मेल फीमेल, मतलब लड़की और लड़का का डिफरेंस, अंतर बहुत ज़्यादा है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग का ये जो सोसाइटी है ये बेसिकली जो है पैट्रियार्कियल, मतलब पुरुष तांत्रिक, मतलब पापा हो या घर में कोई भी पुरुष हो, उन्हीं का जो कहना होता है वो लास्ट अंतिम कहना होता है। लड़की लोग, मम्मी जो है घर में, वो ज़्यादा बात बोल नहीं सकती, अगर वो बहुत अच्छा इनकम भी करती है तो भी थोड़ा सा बोल सकते, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकती, निर्णय नहीं ले सकती। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में, बहुत लोग मेरे को ये प्रश्न पूछते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे ये सुनने को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दोनों इकोनॉमिक्स का अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, दोनों इकोनॉमिक्स ऐसे हैं जो कि एक घर में एक बड़ी बेटी है, एक छोटी बेटी है, तो मैं बेटों को लेके ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगी, क्योंकि हमेशा लोग बेटों को लेके उदाहरण देते हैं। मैं बेटियों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मेरी भी एक ही बेटी है, तो मैं बेटियों को लेके ही बोलना चाहूँगी। जैसे बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है, तो बड़ी बेटी क्या ज़्यादा लाड प्यार उसको मिलता है छोटी बेटी से ज़्यादा घर में, या कि छोटी बेटी को ज़्यादा लाड प्यार मिलता है बड़ी बेटी से? इसका कोई कंपैरिजन, तुलना हम लोग नहीं कर सकते। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जगह पे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जगह पे है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे बड़ी बात यह है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको जो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक्स में एक पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। जैसे प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, मार्केट में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन को नहीं पढ़ाने से इम्परफेक्ट कंपटीशन बोल के एक चीज़ होता है, जिसमें मोनोपोली मार्केट बोल के आप लोग सिर्फ सुन के रखो, ताकि आप लोग अगर इकोनॉमिक्स को लोगे एज अ करियर तो आप लोगों को ये आसानी होगी समझने में। मोनोपोली जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए भी मुझे पहले परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना पड़ता है। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, एक मार्केट कंडीशन है जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचा जाता है, बहुत सारे सेलर्स है जो कि सेल करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स है, और बहुत सारे मतलब बिजनेसमैन है जो सेल करते हैं, बहुत सारे हमारे जैसे कंज्यूमर्स है, ग्राहक है जो कि उसको बाई करते हैं, मतलब उसको खरीदते हैं, उसको मतलब कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए या यूज़ करने के लिए। तो उसी तरह अगर मुझे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं पता रहेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा मोनोपोली क्या है। सिमिलरली उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स का शुरुआत होती है। जैसे हमारे पास सबसे ज़्यादा जिसका महत्व है वो है स्कूल। जैसे आप लोग स्कूल में, विद्यालय में आप लोग पढ़ते हो, अगर स्कूल नहीं रहता तो क्या आप कॉलेज के बारे में या यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के बारे में आप
कभी आप कभी सोच सकते थे? आप नहीं सोच सकते थे। तो हमेशा जैसे स्कूल टीचर्स, आज भी जैसे मेरे लिए भी, मेरे जो स्कूल टीचर्स हैं, मैं अभी जस्ट कुछ मिनट पहले अपने बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को मैं बता रही थी कि मैं जितना भी ऊंची चली जाऊँ, मैं अब मेरे करियर में जितना भी कुछ हासिल कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा स्कूल और मेरे स्कूल जो टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स, वो हमेशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि स्कूल से ही हम लोग सीखते हैं। सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी यही इम्पोर्टेंस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बाद में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं मानती हूँ कि आपको समझने का ये देती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि आप पूरा इकोनॉमी को समझ जाओ, या आपको आप जैसे इकोनॉमी के बारे में सोचो या कुछ करो इकोनॉमी के बारे में, अपनी इकोनॉमी के देश के बारे में, तो वो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मुझे अपने देश के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो मैं कैसे उसके बारे में सोचूं? तो ये जो समझने की बात है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे हैं कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप एमकॉम पढ़ सकते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। आप डेटा साइंस लेके पढ़ सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स लेके पढ़ सकते हैं। एम स्टैट जैसे ISI दिल्ली है, ISI कोलकाता है, मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो आप ये पढ़ सकते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम्स होता है, जिसके लिए आपका, वही मैं पहले से ही बोल रही थी, आपका मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका एफिशिएंसी है, उसको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। और इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स में बहुत मैंने ऑनेस्टली ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका मैथ्स का बेस अच्छा नहीं है, लोग कैसे लेते हैं इकोनॉमिक्स को मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपका मैथ्स का बेस अच्छा नहीं है, तो आप इकोनॉमिक्स लेके आगे जाने का नहीं सोच सकते हैं। आपका दिमाग में मैथ्स का कैलकुलेशंस, सारा कुछ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद है कैलकुलस, ये सारा चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अगर वो नहीं है, तो आप इकोनॉमिक्स को लेके आगे जाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इकोनॉमिक्स लेके सबसे जो हाई लेवल जॉब है, वो ये है कि मैं बता चुकी हूँ, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में आप सोच सकते हैं, उनका ट्रेनिंग उसका ले सकते हैं। और आप IAS के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। तो दैट इज़ ऑल्सो, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट, आप सबको पता है कि IAS एक अलग लेवल का एग्ज़ाम है और एक अलग ही है। आप इकोनॉमिक्स को लेने के बाद, कॉमर्स मतलब ऑनर्स में इकोनॉमिक्स लेने के बाद आप MBA कर सकते हैं। सबसे बहुत ज़्यादा डिमांड में अभी जो है, आप MBA कर सकते हैं। MBA अगर आप करोगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद, तो आप खुद ही देखोगे कि आपका कितना ज़्यादा आपके लिए MBA का जो बाकी जो सब्जेक्ट्स है, वो कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज है। तो MBA बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैं पढ़ाती हूँ हमारे यूनिवर्सिटी UEM कोलकाता में, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इस बार दाखिल हुए हैं, एडमिशन लिए हैं MBA में, जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ के आए हैं। तो उनके लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत कोई को, जो लोग बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेंड है कि बहुत सारे लोग MBA के बारे में, MBA के पढ़ने का सोचते हैं, थोड़ा स्मार्ट बनने का, या थोड़ा अच्छी नौकरी, उनके हिसाब से अच्छी नौकरी मिलना, कॉर्पोरेट ज्वाइन करना, ये सब के लिए। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बोलूँगी कि MBA भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ने के बाद। हाईएस्ट पेइंग जॉब, देखिए दिस इज़ ये जो हाईएस्ट पेइंग जॉब वाला एक प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत दुविधा वाली प्रश्न है। हाईएस्ट पेइंग जॉब, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद उनको बाकी मतलब बहुत अच्छी नौकरी मिली है और बहुत अच्छा तनख्वाह और सैलरी उनको मिलती है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग MBA करते हो, या तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, उसके बाद आप लोग PhD के लिए जाते हो, नेट करते हो, नेट के एग्ज़ाम में बैठते हो,
कोई कोई उसके लिए उसका भी जॉब ऑप्शंस काफ़ी अच्छा है। हाईएस्ट पेइंग जॉब बोल के कुछ नहीं होता है, बट द फैक्ट इज दिस कि ये होता है कि बहुत अच्छा गुड पैकेज विद अ गुड पैकेज, मतलब अच्छी तनख्वाह लेके कोई नौकरी ज्वाइन करना, मैं उसके बारे में ज़्यादा बोल पाऊँगी। हाईएस्ट पेइंग जॉब बोल के हाईएस्ट का एक्चुअली कोई लिमिट नहीं है। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन किसी और का मैं देखूंगी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद शायद उनको ज़्यादा मेरे से मिलते, तो इसका कोई कंपैरिजन मैं नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, आप लोग एक चीज़ कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद अगर आप आईएएस देते हो तो डेफिनेटली आपका आईएएस और आईएएस मोर और लेस जो पैकेज है सेम है, और उनका लेवल भी बहुत हाई है, वो बहुत आपका रेस्पेक्टेबल जॉब है। नेक्स्ट है आपका बीइंग अ प्रोफेसर, बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब है। आज भी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स लेके पढ़ी हूँ। मैं आपको बोलूँगी कि आज भी सबसे अच्छी बात जो है फॉर प्रोफेसर्स, इकोनॉमिक्स को एक करियर के ऑप्शन में मैंने लिया है। सारा जीवन जब से मेरा पढ़ाई ठीक से फर्स्ट ईयर से शुरू हुआ तब से आज तक मैंने इकोनॉमिक्स से सिर्फ पढ़ा है। मैं और कोई शिफ्टिंग या शिफ्टिंग या बोल सकते हो कि डाइवर्टिंग वो मैंने नहीं किया है। लेकिन हाँ, आज मैं खुश हूँ। मैं कोलकाता में एक बहुत अच्छी द बेस्ट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोलकाता में, मैं वहाँ पे नौकरी करती हूँ, वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। मेरा काफ़ी रेस्पेक्ट मुझे मिलता है। सबसे अच्छा लगता है जब बच्चे आके पैर छूते हैं। हमारे प्रोफेशन में वो सबसे ज़्यादा उसका अहमियत है, और पैर अगर कोई आके छूता है तो इससे बड़ी शांति शायद नहीं मिलती है। तो आज भी ये प्रोफेशन में, हमारे प्रोफेशन में, आप लोग प्रोफेसर बनना चाहते हो या इकोनॉमिक्स के टीचर बनना चाहते हो, तो उसमें आप लोग देखोगे सबसे बड़ी शांति है जब कोई बच्चा आके आपका पैर छूता है। तो इकोनॉमिक्स इतना अपॉर्चुनिटी मेरे को दिया है, और मैं काफ़ी खुश हूँ इससे। और जबकि मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे पढ़ाई का सबसे ज़्यादा अहमियत है, जहाँ के लोग बहुत ही, जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छे हैं। सो इकोनॉमिक्स आईएएस आप हो सकते हो। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद आप एमबीए टेकअप कर सकते हो, आप एमकॉम भी आप ले सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद आप डेटा साइंस एमएससी इन डेटा साइंस जो होता है वो आप ले सकते हो। एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स वो आप कर सकते हो। क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स शायद है, वो है आपका आईएसआई में। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर जो कि आप ले सकते हो। बहुत सारे करियर ऑप्शंस बहुत खुले हुए हैं आपका इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद। बाहर में, अब्रॉड में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ों में से जो है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, वो तो ऑब्वियसली एमआईटी है, मैसाचुसेट्स है। उसके बाद उसके साथ साथ आपके पास है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही उम्दा किस्म का अब्रॉड का यूनिवर्सिटी है या स्कूल है, इंस्टीट्यूट है। उसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है इकोनॉमिक्स को परस्यू करने के लिए। बर्कले है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि काफ़ी अच्छा है इकोनॉमिक्स को परस्यू करने के लिए। बूथ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे रघुराम राजन जी, बहुत ही रेस्पेक्टेबल एक जन है जिसको हम लोग सबको बहुत मानते हैं, तो वो बूथ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में है, पढ़ाते हैं। तो इस तरह बहुत सारा अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे अब्रॉड में जो कि आप ले सकते हो या टेकअप कर सकते हो। इकोनॉमिक्स का, अगर इकोनॉमिक्स लेके आप लोग आगे बढ़ते हो, मैं ये पकड़ लेती हूँ कि आप इकोनॉमिक्स लेके पढ़ोगे। अगर आप इकोनॉमिक्स लेके पढ़ते हो तो उसके बाद अगर आप एमबीए परस्यू करते हो, वो शायद आज के दिन में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एमबीए को पढ़ने के बाद आप एमबीए मैनेजमेंट में आप पीएचडी कर सकते हो। लेकिन जनरली होता क्या है, जो लोग इकोनॉमिक्स वाले हैं वो लोग ना थोड़े से अकड़ पकड़ वाले होते हैं, तो वो लोग थोड़े से पॉजिटिव होते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, और इसीलिए वो लोग मैनेजमेंट में पीएचडी करना नहीं चाहेंगे। तो जो लोग शिफ्ट कर जाते हैं एमबीए पढ़ने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कॉरपोरेट ज्वाइन करते हैं।
कॉरपोरेट ज्वाइन करने के बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है, इसलिए क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इकोनॉमिक्स को अगर ठीक से कोई समझता है तो उनकी दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, काफ़ी तेज। कुछ भी चीज़ आपको बोला जाएगा सबसे पहले आप पकड़ लोगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको इतना ही सीरियसली पढ़ाई करना पड़ता है, या तो आपको आपका इंटेलेक्चुअल मतलब आपके दिमाग को उतना ज़्यादा शार्प होना चाहिए, तभी जाके आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको बार बार मैं एक ही बात बोलती जा रही हूँ कि इकोनॉमिक्स में मैथ्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैथ्स सब्जेक्ट के लिए एज अ सब्जेक्ट मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि मैथ्स जो नहीं पढ़ते हैं वो उनका नहीं वो इम्पोर्टेंट, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैथ्स क्या करती है, आपका दिमाग को शार्प बनाती है, आपका थिंकिंग पावर को फास्ट बनाती है, डिसीजन मेकिंग पावर फास्ट। इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिसीजन फटाफट लेना पड़ेगा। अगर आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे, यू आर द मैनेजर या द सीनियर मैनेजर, तो आपका डिसीजन, आप जो निर्णय जो आप ले रहे हैं, आपका निर्णय बहुत फास्ट, बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, और वो गलत निर्णय नहीं, सही निर्णय, वो भी जल्दी। इकोनॉमिक्स का यही है कॉरपोरेट के साथ इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप। और ये भी है कि कॉरपोरेट में जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक है, वहाँ पे वो लोग सब डेटा एनालिसिस करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का जैसे आपका NSSO है जो कि डेटा कलेक्शन यूनिट है, NSSO है, देन CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैम्पल सर्वे है NSSO, ये सारी चीज़ जो है। अच्छा, बैंक में आप लोगों का बहुत ज़्यादा ईजी होता है। बैंक में जो लोग इकोनॉमिक्स लेके पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बैंक में एंटर करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं वो कॉमर्स भी समझते हैं कुछ, और इकोनॉमिक्स पूरा समझते हैं। तो इस हिसाब से, और उनका जो क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल जो पावर है सोचने का और सम करने का फास्ट, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बैंक में भी इकोनॉमिक्स के लोगों का प्रेफरेंस होता है। जैसे RBI में चेयर प्रोफेसर का पोस्ट है, फिर RBI में ग्रेड इकोनॉमिक्स ग्रेड प्रोफेसर्स, माने इकोनॉमिक्स ग्रेड लेते हैं लोग, एम्प्लॉय करते हैं। सो ये सारा चीज़ है जो कि आपको समझ में आता है कि, और इकोनॉमी के बारे में कुछ भी समझना, अपने देश के बारे में कुछ भी समझना, सबसे ज़्यादा समझते हैं इकोनॉमिक्स के लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। मैं अपने आप को डेफिनेटली इकोनॉमिक्स नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही कम जानती हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन जितना जानती हूँ उस हिसाब से मेरा कहना ये है कि आप अगर जीवन में अपने देश को पहचानना चाहते हो, अच्छी तरह देश के बारे में जानना चाहते हो, देश को ऊंचा उठाना चाहते हो, तो मैं बोलूँगी आप इकोनॉमिक्स लेके चलो। उसके बाद एटलीस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद आप मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट जो कि MBA है उसको करो, और उसके बाद आप देखोगे कि आपको शायद पीछे देखना नहीं पड़ेगा। यू डोंट हैव टू लुक बैक। यस, इकोनॉमिक्स का हेल्थ और एजुकेशन में भी, इकोनॉमिक्स एक्चुअली हेल्थ इकोनॉमिक्स बोल के एक सब्जेक्ट आता है जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोल के एक एरिया ऑफ स्टडी है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो बच्चे पास करने के बाद हॉस्पिटल सुपर बनते हैं, या तो बहुत कोई को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम मिलता है, उसको हम लोग बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। मास्टर्स को बोलते हैं मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे एक सब्जेक्ट है हेल्थ इकोनॉमिक्स। हेल्थ इकोनॉमिक्स इज बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स है, बेसिक आपका इकोनॉमिक्स है, व्यू पॉइंट इकोनॉमिक्स है, लेकिन हेल्थ के बारे में थोड़ा हम लोग नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, तो ये सब के ऊपर हम लोग ज़्यादा ये करते हैं, प्रेशर डालते हैं, फोर्स देते हैं, मतलब स्ट्रेस देते हैं। और हेल्थ के साथ हेल्थ और इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के जो एक स्ट्रीम बनता है, या जो जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आते हैं, उसको हम लोग थोड़ा स्ट्रेस देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ने, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद भी बहुत सारे बच्चे आए हैं मास्टर्स करने के लिए, MBA मतलब MBA करने के लिए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो वो लोग हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद यहाँ पे आए हैं। और इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ बोल के एक चीज़ होता है, जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, ये सब चीज़ जो है, जो कि पॉपुलेशन स्टडीज़ के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है।
जैसे बॉम्बे में ही है, मुंबई में है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, वहाँ के प्रोफेसर्स और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स दोनों मिलके ये सब ये सब आपका सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं कि शहर में या देश में या स्टेट में हेल्थ का क्या कंडीशन है। कोई बच्चा अगर खाना ठीक से नहीं खाता है तो उसका मैल न्यूट्रिशन होता है। आपका न्यूट्रिशन के ऊपर इकोनॉमिक्स, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है जो कि इकोनॉमेट्रिशियंस है, उनका बहुत सारा स्टडीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत रिनाउंड, बहुत नाम वाली एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है JV मीनाक्षी। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थी। तो उनका जैसे काम है चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर में, तो वो इकोनॉमिस्ट है। तो इकोनॉमिस्ट होके इकोनॉमेट्रिक्स को लेके लगा के सारा इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, जुगाड़ करने के बाद वो स्टडी करके देखी है कि कितने बच्चे आपका मैल न्यूट्रिशन में, मतलब जो कि जिसका पुष्टि नहीं होता है, खाना ठीक से मिलता है नहीं मिलता है, कितने लोग स्टंटेड ग्रोथ है कि उनका ज़्यादा हाइट नहीं होता है क्योंकि उनका मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ ज़्यादा उनके पास शरीर में नहीं जाता है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं, क्यों ऐसा होता है, तो उससे हम लोग का रिजल्ट मिलता है कि जिनका फैमिली इनकम, आर्थिक आय घर का किसी का, वो अगर काफ़ी कुछ एक हिसाब है उसके नीचे अगर है से फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली अगर सोच लीजिए कि 2500 3000 के नीचे अगर किसी का है और उनके घर में 4-5 बच्चे हैं, तो उस समय क्या होगा, ये बच्चे वो बच्चे मैल न्यूट्रिशन बच्चे होंगे, स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे होंगे। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रही हूँ, फेसबुक लाइव में, तो मैं ये बात आप लोगों को डेफिनेटली बोलना चाहूँगी। आप लोग बहुत छोटे हो, ज़्यादातर लड़की लोगों को बोलना चाहूँगी, लड़के लोग को तो ऑब्वियसली, बट लड़की लोग को बोलना चाहूँगी कि आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए बड़े होने के साथ साथ, और अगर आप इकोनॉमिक्स को लेते हैं एज अ सब्जेक्ट, पॉपुलेशन के बारे में ध्यान देना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन, एक घर में आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक घर में अगर एक बच्चा हो, सिर्फ एक बच्चा, अगर एक बार वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा बच्चा अगर होता है तो हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, ये सारा चीज़ बढ़ता ही जाएगा, वो घटेगा नहीं। इकोनॉमिक्स का स्ट्रीम लेके पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप समझें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बोल के जो एक शब्द है जो कि आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग जब 12th में चले जाओगे तब आप लोग को समझ में आएगा, थोड़ा आने लगेगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इज़ वेरी बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब है पॉपुलेशन का कंटिन्यूअस बढ़ना इकोनॉमी के लिए। आपके घर में एक बच्चा है, उनको आप अच्छा स्कूलिंग दे सकते हो, आप अच्छी तरह उनको पढ़ा सकते हो, उनको खाना ठीक से दे सकते हो, उनको अच्छी तरह घर दे सकते हो रहने के लिए। लेकिन अगर ये एक के जगह 2 या 3 बच्चा होता है तो क्या होता है, घर में जो पापा मम्मी जो आपका इनकम करते हैं, जो अर्थ कमाते हैं, या पापा अकेले कमाते हैं, तो वो जो अर्थ आता है वो क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है। आपके साथ आपकी बहन या आपके साथ आपका भाई, कोई भी हो, तो उसका डिवाइड कोई चीज़ 100 रुपया का अगर इनकम होता है, उसमें अगर 50 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके पास कम चीज़ होता है, आपका बहुत कुछ चाहिए लेकिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका डिवाइड हो गया। लेकिन अगर आप अकेले हैं, अगर आप बच्चे, अगर आपके पापा मम्मी के आप अकेले हैं, तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ होता है जिससे कि आप देश को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पापा मम्मी को बताना कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ऊंचा जाना चाहते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स को करियर के हिसाब से लेना चाहते हैं, हम लोग अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को ये सब चीज़ चाहिए जो कि अगर एक साथ में बहन या भाई हो, जो कि हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकम लिमिटेड है। ये ध्यान में, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहन या भाई होना खराब है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज हमारे देश का जो हालत है
उससे हम लोग पॉपुलेशन बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। नहीं मतलब नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इकोनॉमिक्स आपको इसलिए पढ़ना चाहिए या करियर ऑप्शन के बारे में, करियर ऑप्शन के लिए लेना चाहिए ताकि आपको सब कुछ का समझ हो। कोई भी लोग आपको आके कुछ भी बता दे और आप उसको मान जाए, ये न हो। अपना दिमाग चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शायद इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एज अ विषय आपको देता है। इतना मैं बोल सकता हूँ। और दूसरा है अन्याय के बारे में बोलना, वो भी आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। देश का कौन कौन सा चीज़ खराब है या कौन कौन सा चीज़ पॉलिसी ठीक नहीं है, वो भी आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है बोलना। आप अपने बच्चों को, जिसको आप पढ़ाते हो, अगर आप इकोनॉमिक्स लेके प्रोफेसर या टीचर आप बनते हो, तो आप बच्चों को जो शिक्षा दोगे वो शिक्षा से आपको आपके देश का भविष्य उज्जवल होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं कितना बोलूँ वो कम पड़ जाएगा। इकोनॉमिक्स मैं चाहूँगी कि आप लोग जितने लोग हैं एटलीस्ट आप लोग ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लेके पढ़ें। उसके बाद आप अपना प्रोफेशन, आपका स्ट्रीम ऑफ स्टडी मतलब इकोनॉमिक्स से लेके आप दूसरा जगह पे आपके मनपसंद जो स्ट्रीम ऑफ स्टडी है, जो लेके आप पढ़ना चाहते हैं, वो लेके आप आगे जा सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स इनिशियली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हमेशा कि आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही पढ़ना है। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ते हो, बीबीए अगर आप पढ़ते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन बिजनेस, वहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक्स का पेपर मिलेगा। काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। कम से कम आप अगर इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हो, उसके लिए आपको बीबीए पढ़ने से भी होगा। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपका एरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये सही बात है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आप कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज़ आप पढ़ोगे, आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, माइक्रो, मैक्रो, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ट्रेड पॉलिसी, प्लानिंग तो अभी नहीं है, अभी नीति आयोग हो गया है। सो ये सारे जो चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक्स लेके अगर आप पढ़ोगे। और सबसे एक अहम बात मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग बच्चे हो, मुझे पता नहीं आप लोग से और मैं मिल सकती हूँ या मिलूँगी कि नहीं, लेकिन इतना मैं बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स इसलिए मैं बोल रही हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट है, मैंने उसको लेके पढ़ा है, उसके लिए नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपको दुनिया को समझने का जो आपका तरीका है, आपका जो आँख है जिससे आप दुनिया को देखते हो, उससे दो चीज़ होती है। एक है कि आपके पास बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होता है, बहुत ज़्यादा शार्प आपका दिमाग हो जाता है अगर आप इकोनॉमिक्स लेके पढ़ोगे। दूसरा चीज़ उसके साथ साथ आपके पास इमोशंस भी होते हैं कि लोगों का दुख समझना। जैसे कि आप समझते हो कि किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कोई इनकम नहीं करता है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई गरीब है, पॉवर्टी में है, इन लोगों का कितना ज़्यादा इन लोगों के मन में दुख है, ये भी आप समझते हो। तो दुनिया, आपके जो इकोनॉमी है, आपका जो इकोनॉमी है, आपका जो कंट्री है, आपका जो देश है, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप इकोनॉमिक्स को लेके चलो आगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि आप देश को लेके आगे चलो और उसके लिए आप इकोनॉमिक्स लेके पढ़ो। एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ो अगर आपको लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे मुझे लगा था। उसके बाद आप मास्टर्स पढ़ो, उसके बाद आप नेट क्वालिफाई करो, उसके बाद आप नौकरी लो कॉलेज में और आप पीएचडी करो, या तो आप पीएचडी करो नेट क्वालिफिकेशन के बाद, उसके बाद जाके आप नौकरी लो। तो ये बातें मुझे बतानी थी आप लोगों को। मुझे लगा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि बहुतों को पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको जानना है, और आप अभी जितना नहीं समझ पाओगे आपके पापा मम्मी समझ पाएंगे, लेकिन आगे चल के किसी ना किसी दिन मेरी सारी बातें आपको ज़रूर याद आएगी। और मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों में से किसी को देखूँ कि आप लोग भी मेरे जैसे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होने के बाद इस तरह फेसबुक लाइव में आके बाकी बच्चों को, आपके नेक्स्ट जनरेशन को आप एक अच्छा सलाह दे रहे हो।
और एक बात है, बहुत को इकोनॉमिक्स से डरते हैं। मैं आप लोग को ये प्लीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ डरे मत। और इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। और वो सारे कॉलेजेस, जैसे दिल्ली में बहुत सारे, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद है, जैसे JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है जैसे सेंट स्टीफेंस है, जैसे मिरांडा हाउस है, जैसे किरोड़ी माल कॉलेज है। सो बहुत सारे कॉलेज है, MCM DAV कॉलेज है चंडीगढ़ में। सो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और फिर आपका पुणे का एक कॉलेज है, आपका फर्गूसन कॉलेज, शायद आप लोगों को पता ही है, फर्गूसन कॉलेज भी बहुत रिनाउंड है। उसके बाद आपका भारतीय विद्यापीठ है। और कलकत्ता में आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कॉलेजेस में सेंट ज़ेवियर्स है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी है, लेडी ब्रेबॉन कॉलेज है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस का लिस्ट आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग गूगल सर्च करोगे तो बहुत अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप MBA पढ़ना चाहते हो, उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे, जैसे मेरा यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट है, टॉप मोस्ट रैंक यूनिवर्सिटी है। और बहुत भी अलग, जैसे आपका MBA करने के लिए IISW BM भी है। सो बहुत सारे, और IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको कि जहाँ पे भी कि CAT एक एग्ज़ाम है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो देने के बाद आप घुस सकते हो। और उसके लिए आपको मिनिमम 55% मार्क्स आपको चाहिए। तो इन वन सेंस आपका जो है कि आप पढ़ाई अगर ठीक से कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई सीरियसली करोगे, और जब पढ़ाई करने बैठोगे, आप बहुत छोटे हो आप लोग, जब पढ़ाई करने बैठोगे तब मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, तब सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, बाकी कुछ चीज़ मत सोचो। अगर आपके पास कुछ जल भी जाता है, आपके बगल में कुछ पानी भी आ जाता है, तो भी आप मत आपका ध्यान हटाओ। आप इतना कंसंट्रेशन दे के आप पढ़ाई करो। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर इस तरह पढ़ोगे और इस तरह इसको लेके आगे चलना चाहते हो, इकोनॉमिक्स को लेके, तो मेरे लिए, मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ। मैं बहुत खुश होंगी क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा पार्ट ऑफ स्टडी है जो कि मैंने परस्यू किया है। और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इकोनॉमिक्स को लेके। मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसा हो जाए और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह पास हो जाए एग्ज़ाम में, क्लास 10th और 12th में। उसके बाद आप टेकअप करें इकोनॉमिक्स एज अ प्रोफेशन। आप उसके बाद इकोनॉमिक्स एज अ कोर्स ऑफ स्टडी, उसके बाद आप प्रोफेशन में भी इकोनॉमिक्स ले लें। और आप देखिएगा खुद ही आप लोगों को कितनी खुशी होगी, कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा फील आएगा। और इकोनॉमिक्स में कुछ नाम मैं आपको नहीं बोलने से मेरा ये पूरा लाइव जाना बेकार होगा। सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ का। उसके बाद अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए सबसे पहला नाम आता है केन्स का, जॉन मेनर्ड केन्स का। उसके बाद नाम आता है मार्शल का, ऑब्वियसली उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और हमारे देश के बहुत रिस्पेक्टेड नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन है। सेकेंड नोबेल लॉरेट अभिजीत V बैनर्जी है। तो इन लोगों का नाम बिना लिए मैं ये लाइव सेशन समाप्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इन लोगों का नाम लिया। एक तो मैं बहुत गर्व फील करती हूँ कि ये दोनों मेरे ही राज्य के हैं। पढ़ाई कुछ यहाँ पे किए हैं, उसके बाद बाहर जाके इन लोगों का रिसर्च और ये सब किए हैं। ये लोग प्रोफेसर हैं। तो इन लोगों को देख कर भी आपको ये समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एज अ करियर चॉइस। कि आज हमारे देश में जितने नोबेल लॉरेट्स है 6 या 8, उसमें से 2 नोबेल लॉरेट्स इकोनॉमिक्स में हैं। वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक चिंता करने योग्य बात है। कितना हाई लेवल और कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, जिसके लिए लोग इसको टेक ओवर करते हैं। जहाँ पे विदेश से हम लोगों को इसका रिकग्निशन मिला है। नोबेल प्राइज़ मिलना मतलब विदेश का रिकग्निशन हमारे पास है कि हम लोग में से जो लोग इकोनॉमिक्स परस्यू करते हैं उनमें से 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे हमारा कंट्री जो है वो तो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, आप लोगों को पता है। ये तो वो उम्दा देशों में से नहीं है, ये तो गरीब देशों में से है भारत। लेकिन आज आप देखिए कितने सारे लोग जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद भारत का नाम उज्जवल किए हैं। उसमें अमर्त्य सेन का नाम पहला आता है, उसके बाद अभिजीत V बैनर्जी जिनको 2019 में मिला है, 2020 में मिला है आपका नोबेल प्राइज़।
तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत थी आप लोगों को। शायद कुछ बेनिफिट आप लोगों को मिले मेरे ये लाइव सेशन से। आप लोग सब कोई बहुत अच्छा रहिएगा, पढ़ाई बहुत ज़्यादा कीजिएगा, मम्मी पापा को समझाइएगा, स्पेसिफिकली जो लोग गर्ल चाइल्ड है आप लोग समझाइएगा मम्मी पापा को कि पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और लड़की हो के अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो और भी अच्छी बात है, आपको घर भी संभालने के लिए मिलेगा और आपको बाहर भी संभालने को मिलेगा। So thank you all of you. Thank you for joining with me in this live session. I hope to come back again. Till then, bye. Thank you all.